नमस्कार, मैं हूं मोनिका जौहर और आप देख रहे हैं वैन इंटरनेशनल न्यूज़। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है खास बातचीत। आपको मैं बताना चाहूँगी, खास बातचीत में हम चुनावी मुद्दों पर बात करते हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे मेहमान हैं जो कि सक्रिय बीजेपी नेता हैं और बहुत टाइम से राजनीति को टाइम दे रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। तो मैं मिलवाना चाहूँगी हमारे मेहमान धुम्मन सिंह किरमत जी को। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, आप इतने टाइम से बीजेपी में हैं और काम कर रहे हैं, और लास्ट टाइम भी आपको टिकट नहीं मिला बीजेपी से और इस बार भी आपको टिकट नहीं मिला, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये टिकट जो है वो पार्टी की धरोहर होती है। पार्टी की मर्जी है किसको चुनाव लड़ाना है या किसको संगठन में जगह देनी है, किसको कितना, यानी कि सारा को सारा पार्टी का इंटरनल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाहे कितने मर्जी टाइम से काम नहीं, करें, ऐसा टाइम अच्छा काम उसमें टाइम मायने नहीं रखता। उसमें टाइम मायने नहीं रखता। उसमें कई बातें हैं, कई कम्बिनेशन देखे जाते हैं, सीट्स कम्बिनेशन देखे जाते हैं, कास्ट कम्बिनेशन देखे जाते हैं। तो पार्टी हर चीज को ध्यान में रखकर ही टिकटें आवंटन करती है। तो और हम जो ये कम्बिनेशन आपने कहा, तो आप उस कम्बिनेशन में खड़े नहीं होते? देखिए, मैं इस बात के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये पार्टी का जो निर्णय होता है वो सबको मानना ही है और उसके बाद सबको लगना ही होता है। एक ही ध्येय है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हमारी सोच जो है वो बहुत बड़े लेवल की सोच है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई केवल राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, देश सेवा का उद्देश्य है, राष्ट्रवाद का उद्देश्य है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही उद्देश्य, आज मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर आप एक साधारण मानुष की भी बात करें, वो भी ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के दोबारा फिर से बने। ये बात आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा, गरीब से गरीब, ऊंच नीच, हर तरह का व्यक्ति ये चाहता है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद का चुनाव है। अभी आपने कहा कि सभी चाहते हैं, मैं इस बात पे आपको कहूंगी कि सभी तो नहीं चाहते। ऑफ कोर्स बहुत से कांग्रेसवादी भी हैं, बहुत से आपके भी हैं, बहुत से कांग्रेस के बीजेपी हैं, जैसे आपने कहा। तो अगर मैं इसी पे एक मुद्दे की बात करूं कि आज ही राफेल को लेके कुछ आया है, कि राफेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राफेल उसके लिए इतने क्वेश्चंस उठ रहे हैं जो देखिए, ये मैं वकील भी हूँ। पिछले 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, उनके पास सिवाय राफेल के कहने के और मुद्दा ही नहीं है। और राफेल और अगर हम बात करें, बेरोजगारी भी है, लेकिन वो उनको बीजेपी ने आने से पहले मैनिफेस्टो में इतना कुछ कहा था, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट अभी जो हमें लगता है जो वो काम कहे गए थे वो पूरे नहीं। ऑलमोस्ट जितने काम बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा, अब आप देखिए, आप हरियाणा को लीजिए, चौटाला राज में 12 से 13 हजार लोगों को नौकरियां मिली, कांग्रेस राज में 15 से 16 हजार मिली। अब तक मनोहर सरकार 66 हजार लोगों को रेगुलर नौकरी दे चुकी है। क्या ये रोजगार थे उनको भी तो बेरोजगार किया गया? कहाँ किया गया? जो गेस्ट टीचर थे, जो धक्के खा रहे थे, सड़कों पे जाम लगा रहे थे, उनको रेगुलर किया। अभी जो वो हेल्थ केयर वाले और जो सबको देखिए, एक प्रोसेस है बीजेपी का एक प्रोसेस है सरकार चलाने का। कोई भी व्यक्ति उत्पीड़ित अपने आप को समझता है और उसकी प्रॉब्लम सरकार तक पहुंच जाती है, तो उस सरकार 100% सरकार उस प्रॉब्लम का समाधान करेगी। अब तक ये देखने में आया है, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो प्रदेश सरकार है। जहां तक आपने राफेल की बात की थी, जिस राफेल के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विशेष टिप्पणी से उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि इसमें कहीं भी किसी घोटाले की कोई व्यवस्था नहीं है। राफेल वो एक हथियार देश को मिलने जा रहा है जिसकी वजह से पड़ोसी जितने देश हैं उनको घबराहट पैदा हो रही है। दिन रात सोचते हैं कि हिंदुस्तान के पास अगर राफेल आ गया, हमारे पास राफेल अभी नहीं है। अगर राफेल आ गया, राफेल आने से पहले की स्थिति अलग है, राफेल आने के बाद की स्थिति अलग है। तो ये जो इस तरह की बातें करती हैं देश विरोधी ताकतें हैं। आपने कभी देखा है कि जब भी कभी राहुल गांधी ये बात बोलते हैं, ये सारा का सारा भाषण जो उसका पाकिस्तान की जनता में चलता है, हिंदुस्तान की जनता नहीं सुनती, पाकिस्तान की जनता में सुनाया जाता है। देखो जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं जी राफेल ऐसा नहीं होना चाहिए, जी राफेल हिंदुस्तान में आना नहीं चाहिए। क्यों? पाकिस्तान को ही इस बात से डर है कि राफेल एक ऐसा हथियार हिंदुस्तान को मिल जाएगा जिससे कहीं भी वो मार कर सकता है।
तो इतने पाक साफ तरीके से स्टेट टू स्टेट यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें कहीं भी घोटाले की गुंजाइश नहीं है। अभी जो चुनावों की बात करें, पहले जो चुनाव होते थे उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते थे कि कोई फिल्म नहीं चलानी है रिलेटेड टू सिंबल। जैसे अगर मैं बात करूँ कि चंडीगढ़ में भी जो ओपन हैंड है वो तक कवर कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बायोपिक चला रहे हैं जो 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। देखिए ये दो बातें हैं। जैसे हमारा एक जनरल एक्ट होता है, आईपीसी एक जनरल एक्ट है जी। एक स्पेसिफिक एक्ट है पासपोर्ट एक्ट। मान लो कोई ऑफेंस पासपोर्ट एक्ट में करता है तो उसको सजा भी पासपोर्ट एक्ट में मिलती है, ना कि जनरल एक्ट में। क्योंकि वो पासपोर्ट एक्ट प्रिवेल ऑन करेगा वहां पर जहां ऑलरेडी एक स्पेशल एक्ट है। जी। जब सेंसर बोर्ड परमिशन दे रहा है, जब हर तरह की परिस्थितियां चुनाव आयोग भांप रहा है, तो चुनाव आयोग ने देखना ना कि वो फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। उसमें पीएम साहब का और हमारी सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। दो ही एजेंसी है, सेंसर बोर्ड है। अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाना, अपने नहीं देखिए अपना अगर मैंने आपको कहा अगर उसमें कोई ऐसा इंक्रीमेटिंग है तो सेंसर बोर्ड चेक करेगा। अगर उसको लगता है कि पॉलिटिकल एडवांटेज किसी पार्टी को मिल रहा है तो वो चुनाव आयोग चेक करेगा। तो अगर वो ऐसी दो एजेंसियां चेक कर रही हैं तो उसमें गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं आता। तो उसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल बात नहीं है, सिर्फ विपक्ष का एक एजेंडा है। अभी और आपकी गवर्नमेंट की बात की जाए, आज तक इतना जो पैसा है कभी भी अपनी पॉपुलैरिटी पे, अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं हुआ। जहां अगर आप एफएम चलाएं तो नरेंद्र मोदी जी का आ रहा होता है, स्वच्छ भारत, फिर उसके बाद नमो नमो, मतलब व्हाटएवर जो उन्होंने किया, हर एडवर्टीजमेंट। आज तक किसी भी सरकार में इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई। देखिए एडवर्टीजमेंट का अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपने चैनल का एक क्राइटेरिया है। क्या हमें नहीं लगता आपको कि लगता है का जो पैसा है वो वहां ना खर्च करके कहीं और अच्छी अगर सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, आप उस स्वच्छता अभियान को भी एडवर्टीजमेंट समझते हैं तो ये तो गलत आपका नजरिया हुआ ना। लेकिन आप उसके साथ अगर अभी मैं बात करूं, अभिनंदन वापस आए, अभी मैं बात करूं जो अभी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारा जो अभी ये हुआ हमला हुआ था बालाकोट में हुआ था, तो वहां पे क्या होता है, मोदी जी की फोटो लगती है वहां पे, सैनिकों को नहीं वो कहा जा रहा नहीं नरेंद्र मोदी ने ये किया। आप ये क्यों नहीं कहते कि सैनिकों ने किया? देखिए जब से मोदी सरकार बनी है 3 बार बड़ी स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये एयर स्ट्राइक हुआ। कभी भी गवर्नमेंट ने इस स्ट्राइक को अपने आप प्रोजेक्ट नहीं किया। आर्मी के ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आर्मी के ऑफिसर ने कहा कि हमने ये सच एंड सच डेट को सच एंड सच टाइम हमने ये स्ट्राइक किया है। तो इसमें कहाँ पॉलिटिकल एडवांटेज की बात है? और जहाँ तक निर्णय की बात है, अभी हमने एक अंतरिक्ष में जाकर एक मिसाइल ऐसी बनाई जो अंतरिक्ष में जाकर उपग्रह को भी मार दे। उस वक्त के जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक साइंटिस्ट रिटायर हुए, उन्होंने उस दिन ये स्टेटमेंट दी कि अगर पिछले वाली गवर्नमेंट हमें परमिशन दे देती हम भी ऐसा कर सकते थे। यानी कि सरकार की इच्छा शक्ति डिपेंड करती है। अगर नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति ये है कि अगर कोई देश हित में काम तुरंत हो सकता है तो उससे पहले करते हैं। परमिशन गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेट हिम डू, उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। यानी कि पहले की जो सरकारें थी वो हमारे सिपाहियों को, हमारे फौजियों को फ्री हैंड दे के नहीं रखती थी। कभी आपने सोचा कि बुलेट प्रूफ जैकेट एक सैनिक को जो वहां पर बॉर्डर पर खड़ा है उसको बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है? कभी आम आदमी ने सोचा है? पिछली सरकार ने कभी सोचा नहीं। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई, उनको आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए। क्या ये देश के खिलाफ है? नहीं, ये देश के खिलाफ नहीं है। मुझे जो मुद्दे लगे, अभी हमारी एक बातचीत हुई हमारे कांग्रेसी नेता से, उन्होंने क्या कहा कि जो भी काम है बीजेपी सरकार रात के अंधेरे में करती है। तो मैंने जो अच्छा निर्णय किया नहीं जो है वो रात को अनाउंस करते हैं। रात को अनाउंस थोड़ी होता है, गलत ही काम होता है। नहीं, रात को ऐसा कब हुआ कि रात को सारे गलत काम होते हैं? ये तो कोई बात नहीं है। देखिए ये तो कांग्रेस का एक एजेंडा ऐसा है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का ना श्रेय लेने दिया जाए कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया और इतना अच्छे ढंग से उसको किया कि हमारी कोई क्षति भी नहीं हुई। तो ये एक उनकी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है और इस फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज नहीं हो सकता। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है, जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता हैं और एक अच्छा निर्णय करने वाले नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में देश दोबारा से नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है।
जी, अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं, चुनाव पे। अब चुनावी सीट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हरियाणा में क्या सीट्स? देखिए, हमारे यहाँ 10 लोकसभा की सीटें हैं और मुझे जो लगता है अभी तक हमारी जो 8 सीटों पे चुनाव जो हैं हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं कैंडिडेट, और हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे 100%, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष के पास हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मेयर चुनाव में आप देखें 5 के 5 मेयर हमने जीते। जींद चुनाव आप देखें, जींद इतने भारी मतों से हम जीते, विपक्षी लोगों की लगभग बड़े बड़े नेताओं की जो दूर दूर से राहुल गांधी का नाम लेकर भी लड़ने के लिए आए, उनकी भी जमानतें जब्त हुई। तो इतना अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उसका कारण नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, मनोहर जी की नीतियाँ हैं। हर एक काम बिल्कुल सेवा भाव से किया जा रहा है, मात्र ध्येय सेवा है। अभी इसी पे मैं एक और बात करूंगी कि जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें, हम केजरीवाल जी की बात करें कि दिल्ली में अगर हम जाके देखें, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो उन्होंने हालत की है वो बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे हैं, उनकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। तो वो सब हमारे हरियाणा, हमारी और स्टेट्स में क्यों नहीं हुआ, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? जहाँ तक स्कूलों की बात है, वहाँ हमारे जो स्टेट के स्कूल हैं, कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसकी वजह से कोई ज्यादा, वो सभी फैसिलिटीज भी तो नहीं है, फैसिलिटी मिल रही है। जमीन आसमान का डिफरेंस दिखाई देता है। हमारे यहाँ जो सरकार जो थी पहले हमारे सरकार से पहले जो सरकारें थी, उन सरकारों का एजुकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। अभी तक तो हमारी सरकार ने पिछले 3 साल तक तो खड्डे ही भरे हैं पिछली सरकार के। यानी कि जब तक हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर लेंगे तो सुविधाएं देने में दिक्कत आएंगी, फैसिलिटी देने में दिक्कत आएंगी। हम फैसिलिटी जब ही दे पाएंगे ना जब पीछे का सिस्टम ठीक होगा। तो पीछे इतना सिस्टम खराब था, कम से कम 300 स्कूल तो ऐसे चल रहे थे जिनमें ना कोई बच्चा था, ना कोई फैसिलिटी थी, टीचर जाते थे, नौकरी लेते थे, सब कुछ फ्री में चल रहा था। उनको चेकआउट किया गया, वो बंद किए गए। उसके बाद उन टीचरों की अच्छे स्कूलों में ड्यूटियां लगाई गई, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई गई। तो इतनी बड़ी योजनाएं क्रियान्वयन होने में समय लगता है। जी, अभी चुनाव होने वाले हैं जैसे ही, तो उसके लिए आप जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, चुनाव होने में मेरा तो एक ही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को, जितने भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर लड़ रहे हैं, उनको भारी मतों से जिताएं। आपका कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को डलेगा तो ये समझिए वो देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए डलेगा। नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगेगा, और नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 100% हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा, विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धूमन सिंह किरमत जी, और इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी आपसे, और जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी किसी और नेक्स्ट पर्सनालिटी से। धन्यवाद।